इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो कुछ चैप्टर्स में, पीछे चैप्टर्स में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स है, डेफिनेशन सेम होती है, बस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का डिफरेंस है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यहां पे आ गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। मतलब इट इज मेजर्ड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, क्लियर। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, इस तरीके से जो फील्ड लाइंस पास करेंगी, ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, इसे हम ले लेते हैं एरिया ए वेक्टर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्मली पास कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि इसके केस में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला निकलेगा दैट विल बी फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये निकलेगा फॉर्मूला इस केस में, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट के बिल्कुल नॉर्मली होगा। ठीक है, नॉर्मली इन द सेंस अगर ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट है तो इसके बीच का एंगल जो आ रहा है थीटा वो 0 आ रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फॉर एग्जांपल सेकंड केस ले लेते हैं, तो सेकंड केस में जैसे मान लो सेकंड केस में सरफेस इस तरीके से है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, और इसका नॉर्मल सरफेस ये जा रहा है एन कैप, यहां पे एन कैप सेम डायरेक्शन में था इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे क्या हो रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एरिया वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे केस में हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए। अब आप बोलोगे कॉस थीटा कहां से आया, तो जब ये किसी एंगल में कोई चीज फिजिक्स में एक्ट करती है तो उसके दो कंपोनेंट टूटते हैं, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा। एंगल के साथ वाला हमारा क्या होता है, कॉस थीटा, तो हम क्या लेंगे इसका कॉस थीटा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो यहां पे क्या होगा, बी कॉस थीटा इंटू ए। ठीक है, आप सीधे लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब देखो ये वही बन गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपल डेफिनेशन, दैट इट इज मेजर्ड एज अ टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली के दो कंडीशन। क्लियर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो आपको पॉइंट याद रखना, वैसे भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। सेकेंड एसआई यूनिट, एसआई यूनिट आप निकालोगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला एरिया मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर जिसे हम वेबर भी कहते हैं, और ये याद रखना है आपको 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेबर, दैट इज इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल। यूनिट कहीं ना कहीं काम आ जाती है आपको कन्वर्जन में। चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं। यही चीज अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तब क्या करेंगे, सेम चीज। देखो यहां पे क्या था, यहां फील्ड यूनिफॉर्म थी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुई तब क्या करेंगे, चलो एक देखते हैं इसको करके। फॉर एग्जाम्पल अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो मान लेते हैं ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का एरिया है, दिस इज बी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक हम नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम हमेशा जो काम करते हैं वही करेंगे, हम लेंगे स्मॉल एरिया डी ए। यही काम हम हमेशा करते आ रहे हैं। जैसे वर्क के केस में भी अगर नॉन यूनिफॉर्म फोर्स लगता था तो हम स्मॉल एरिया निकालते थे, वहाँ पे भी स्मॉल एरिया लेके करते थे, यहाँ पे भी स्मॉल एरिया लेके करना है आपने, स्मॉल एरिया लेके इंटीग्रेट कर दो। यही काम करते हैं हम, छोटा सा पोर्शन लेके इंटीग्रेट कर देते हैं किसी भी नॉन यूनिफॉर्म के केस में। तो हमें क्या करना है, स्मॉल एरिया हम लेंगे डी ए, ये डी ए वेक्टर लेंगे। अब इसको मान लो इसका ये नॉर्मल कंपोनेंट है एन कैप विच इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी फाई। अब देखो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी फाई निकालना है, फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो यहां पे डी फाई मतलब स्मॉल फ्लक्स निकाल ले, स्मॉल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर।
ठीक है, स्मॉल अमाउंट का हम निकाल के सीधे इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या आ रहा है, पूरे एरिया का इंटीग्रेट करना है, तो पूरे इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, या फिर फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इस केस में फ्लक्स आ जाएगा हमारा, दिस इज फॉर द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके डायमेंशन की। अच्छा, डायमेंशन निकालना है, चलो डायमेंशन निकालते हैं बहुत आराम से। देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, फाई इज इक्वल टू बी ए फॉर्मूला है। अब हमें बी का और ए दोनों का डायमेंशन अलग से पुट करना है। दोनों का डायमेंशन अलग से निकालने के लिए देखो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। हम क्या करेंगे, साइन थीटा का तो डायमेंशन लेस हो गया, बी का निकालेंगे। बी का कैसे निकालेंगे, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी। अब देखो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, नीचे क्यू इज इक्वल्स टू ए टी। भाई फॉर्मूला आपको याद होगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं आई एम्पियर, टी सेकेंड टाइम। तो यहां पे क्या, इसका डायमेंशन क्या हो गया, क्यू इज इक्वल्स टू ए टी इंटू वी, वेलोसिटी एल टी माइनस वन। इसको सॉल्व कर लो, बी का डायमेंशन आ जाएगा, बी का डायमेंशन यहां पुट कर देंगे। मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो यहां पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, t और t माइनस वन तो कट गया। आप देखो t और t माइनस वन हमारा कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पे b का डायमेंशन कितना आएगा, देखो m। अच्छा ये तो फोर्स का था m, ठीक है, ये भी कट जाएगा, l भी कट जाएगा, तो ये बचेगा m t माइनस टू a माइनस वन, ये इतना बचेगा। अब इसको यहां पुट कर दो, तो m t माइनस टू a माइनस वन इंटू एरिया क्या है, l स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, m l स्क्वायर t माइनस टू a माइनस वन। ये आ गया इसका डायमेंशन, m l स्क्वायर t माइनस टू a माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, इस चीज में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी कर सकते हैं। देखो यहाँ के फॉर्मूले से पॉजिटिव फ्लक्स ने कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, सीधे सीधे आप यहाँ पे पुट करते जाओ। यहाँ पे देखो बी एफ आई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो लेस देन 90 पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। दूसरा केस, मतलब ये केस हो गया पॉजिटिव का। दूसरा केस, अगर हम थीटा जीरो पुट कर दें तो कॉस जीरो 1 होता है। ठीक है, उस केस में भी पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा। और अगर तीसरा केस कर दें थीटा ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 मतलब देखो क्वाड्रेंट के हिसाब से भी देखोगे तो ऑल पॉजिटिव, ऑल साइन टेन कॉस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो 0 to 90 और 90 से 180, तो 90 से 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहां पे आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा कि कॉस 90 से अबव वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉस 180 भी नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव का केस आ जाएगा। ये हम आराम से अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो आप ये चीजें। नेक्स्ट चलते हैं, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अच्छा देखो यहां पे ऑलरेडी मैंने बना रखा है, यहां पे फोटो लगा रखी है। फैराडेज एक्सपेरिमेंट मतलब फैराडे ने कैसे डिटरमाइन करा था इस फ्लक्स के चेंज होने का कंसेप्ट को। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, एक स्टेशनरी कॉइल ली और मैग्नेट को मूव कराया। स्टेशनरी कॉइल ली, ठीक है, ये कॉइल है, इससे गैल्वेनोमीटर अटैच है और मैग्नेट को मूव कराया। अब इस मैग्नेट को उन्होंने देखा कि हम इस मैग्नेट को अगर इनसाइड मूव करा रहे तो देखो इसमें से क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब जैसे हम इसे मूव कराएंगे तो ये है एरिया। अगर इस फिगर को हम यहाँ पे देखें तो इस एरिया से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेट को मूव कराएंगे तो फील्ड लाइन यहाँ बदलेंगी, यानी कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसके कारण इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। यही चीज
सेम इसमें भी हो रहा था। अगर आप मैग्नेट को अंदर मूव ना करा के बाहर ले जा रहे हो तो भी फील्ड लाइंस चेंज होगी। फील्ड लाइन चेंज होगी मतलब करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो यही चीज यहां पे देखा था, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन जब हम इसको एक तरफ ले जा रहे हैं, और इस केस में गैल्वेनोमीटर शोज इन डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन जब हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब कैसे डायरेक्शन में करंट कैसे फ्लो होगा ये हमारा अगले कंसेप्ट का बात है, अभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ विद अ स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल। अब मैग्नेट को छोड़ दिया और कॉइल को मूव करा रहे हैं। बात वही है, पहले मैग्नेट को मूव करा रहे थे, कॉइल स्टेशनरी थी। अब मैग्नेट को मूव कराने की जगह कॉइल को मूव करा रहे हैं, मैग्नेट स्टेशनरी है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, तो दोनों कंडीशन में चेंज हो रहे हैं। आप ये देखो, इसमें भी अगर इस एरिया से आप इसे मूव करो चाहे आप इसे मूव करो, ठीक है, फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस एरिया से तो चेंज होंगी, चाहे वो आप कॉइल को मूव कराओ या आप मैग्नेट को मूव कराओ। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस अगर बदलेंगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब करंट फ्लो करेगा और डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में। वही चीज यहां पर सेकंड एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने ऑब्जर्व करा, ठीक है। रिजल्ट सिमिलर था थर्ड केस में भी। अच्छा, टू कंडक्टिंग लूप्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। हाँ, एक चीज और, अगर इस एक्सपेरिमेंट में हम मूव ही ना कराएं, कुछ भी मूव नहीं करा रहे, ना मैग्नेट मूव कर रहा है ना कॉइल मूव कर रहा है, तब क्या होगा, तब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं बदलेंगी, सरफेस से एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं बदलेंगी, और उस केस में गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अगर हम एक कॉइल को भी स्टेशनरी कर दें और मैग्नेट को भी स्टेशनरी कर दें तो यहां पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, किसी ना किसी का मोशन जरूरी है, ठीक है। तीसरा था टू कंडक्टिंग लूप्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। अब यहां पे भी देखो, यहां पे भी क्या हो रहा है, इसमें करंट, अगर हम इस की को टैप करेंगे, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहां पे भी फील्ड लाइंस बदलेंगी, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी। यही फील्ड लाइंस क्या होगा, इस सेकेंडरी कॉइल से पास होंगी और सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस होगा, यानी कि इसमें भी डिफ्लेक्शन होगा। कैसे, ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इस एरिया से पास करेंगी, तो जब ये इस एरिया से, मान लो सेकेंडरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है और इसकी फील्ड लाइंस आ गई, बढ़ रही हैं, मतलब हर एरिया से बढ़ती जा रही हैं, या बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, दोनों केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस चेंज इज चेंजिंग। तो अगर फील्ड लाइन सरफेस से चेंज हो रही हैं, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन होगा, है ना। चलो, अब मेन बात आती है कि अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो कितना हो रहा है। हमने ये तो कह दिया कि हाँ, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कि आप मैग्नेट मूव कराओ, आप कॉइल मूव कराओ, कुछ भी मूव कराओ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना होगा, मींस वी नीड टू टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, हाउ मच ईएमएफ इज चेंजिंग। कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन क्या होगा करंट का, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट किस साइड जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहां जाएगा। तो उसके लिए फिर ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। इसने बताया, इनके लॉज ने बताया कि हमें चीजों को कैसे निकालना है, करंट के डायरेक्शन को कैसे लेना है। तो चलिए बात करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि अगर एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बदलेंगी, मतलब फ्लक्स का चेंज होना। फील्ड लाइंस जो अभी हमने पीछे इस एक्सपेरिमेंट में देखा ना, तीनों एक्सपेरिमेंट में, अगर ये फील्ड लाइंस मान लो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, किस साइड भी जाए, अगर इधर जाएगा, बाहर जाएगा, तो फील्ड लाइंस कम होंगी। कम होना भी फील्ड लाइंस का चेंज होना है। अगर ये इधर अंदर जा रहा है तो फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, बढ़ना भी फ्लक्स का चेंज होना है। दोनों केस में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही हैं वो बदल रही हैं, चाहे मैग्नेट दूर जाए या पास जाए। और अगर फील्ड लाइंस बदलेंगी
ध्यान से देखना, अगर फील्ड लाइंस बदलेंगी तो वो फ्लक्स है, फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन ही हमने वही पढ़ी है, इट इज अ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। तो फील्ड लाइंस बदलेंगी मतलब फ्लक्स चेंज होगा। तो यही हमारे फर्स्ट लॉ कह रहा है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब करंट फ्लो करेगा, एंड इट विल लास्ट टिल द चेंज ऑफ फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। इसका क्या मतलब है, मान लो दिस इज द कॉइल, ठीक है, ये मैग्नेट है, मैंने इसको मैग्नेट को मूव कराया, यहां से लेके मैं यहां तक लेके आया, तो ऑब्वियसली सी बात है जब मैं मैग्नेट यहां से लेके यहां तक लेके आया तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। यहां लाके मैंने रोक दिया, यहां लाके मैंने रोक दिया, तो यहां से यहां तक तो फ्लक्स चेंज हुआ, उसके बाद यहां से फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कब तक लास्ट करेगा, वो कब तक रहेगा, टिल द चेंज ऑफ फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक ईएमएफ रुक रहेगा, उसके बाद नहीं, ठीक है। इसी फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हम इस समय चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पूरा आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड लॉ के पर। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है भाई, सेकेंड लॉ बताता है मैग्नीट्यूड, मतलब कितना, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। पहले केस में तो बता दिया कि भाई फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि कितना इंड्यूस होगा, उस पर बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब डी फाई बाय डी टी, ठीक है, डी फाई बाय डी टी, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यही आप कहीं कहीं पे आप बुक में ऐसे देखोगे, ई एवरेज इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल टी, और ई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। एक ही बात है, मेन कहना वो यही चाह रहे हैं। मैंने अभी मॉड साइन क्यों लगाया है, अभी मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो दैट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब यही चीज अगर हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व करके करें, तो डायरेक्शन को इन्वॉल्व करने के लिए हमें लेंस रूल को पढ़ना पड़ेगा, जो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल देख लीजिए, आफ्टर कंसीडरिंग द लेंस रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फिलहाल के लिए आप इतना याद कर लो कि नेगेटिव लगेगा, क्यों लगेगा, बस नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों लगेगा, ठीक है। जैसे हम यूज करते थे ना V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर, यहाँ पे आप I इज इक्वल टू ई बाई आर भी यूज कर सकते हो, मतलब यूज करोगे, याद रखना है बस। तो ये आ गया हमारा सेकंड लॉ, आप इसे नोट कर लो। अच्छा, ये भी है किन किन फैक्टर्स पे, डिफरेंट वेज इन विच द फ्लक्स कैन चेंज, डिफरेंट वेज इन विच द फ्लक्स कैन चेंज, कैसे कैसे फ्लक्स चेंज हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक ये एरिया है, दिस इज एरिया, इसको दिस इज एरिया। अब इस एरिया में देखो आप मैग्नेटिक फील्ड B को चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, फील्ड लाइन चेंज होगी एरिया से, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकंड केस, रेडियस इज चेंजिंग, किसी पर्टिकुलर अगर हमने स्फेरिकल सरफेस है उसको रेडियस बड़ा कर रहे हैं, तो अगर रेडियस छोटा है और उसको रेडियस हम बड़ा कर रहे हैं, आर बड़ा कर रहे हैं, तब भी तो हमारा ए बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, और फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है बी ए, एरिया भी इंक्रीज करेगा तो भी तो फ्लक्स चेंज होगा, है ना। तो रेडियस बढ़ेगा या घटेगा, आर मतलब रेडियस चेंज हो रहा है तो भी फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। थर्ड केस, आप रोटेट कर रहे हो, रोटेट करने में भी क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग टू द सरफेस चेंज होगी, मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। चौथा, वही बात आ गई, देखो इसमें भी, इसमें रेडियस बढ़ रहा था, उसमें डायरेक्ट एरिया ही बढ़ा दिया, अगर हम मूव भी करा रहे हैं तो भी वही बात हो गई। तो किसी भी तरीके से अगर फील्ड लाइंस किसी सरफेस से चेंज हो रही हैं तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, दैट मीन्स ईएमएफ इज गोइंग टू इंड्यूस इन दैट केस, ठीक है।
ये हो गया हमारा। चलिए, लेंस या लेंजेस लॉ। अब ये लॉ कहता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंजेस लॉ क्या कहता है? देखो, अभी स्टेटमेंट के हिसाब से हो सकता है आपको पहली बार में कंफ्यूजन हो, लेकिन आपको सीधे सीधे समझना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस इज आई, induced current is such that it opposes the cause which produced it। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है, which that it opposes the cause which produced it। मतलब वो अपने ही कॉज को अपोज कर रहा है। ये तो उसकी हिंदी हो गई। अब समझो क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं। अपने ही कॉज को मतलब, मान लो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो जिसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है वो उसी चीज को अपोज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, दैट इज इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। वो अपने ही मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कॉइल ले लेता हूं एक, दिस इज कॉइल, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इस मैग्नेट को, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और मैं इसको पास में लेके आ रहा हूं। ध्यान से समझना, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैं पास में लेके आ रहा हूं, मतलब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। अब इसमें करंट, अब देखो ऑब्वियसली सी बात है, क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा यानी कि करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब कहां फ्लो करेगा करंट, कैसे फ्लो करेगा? दो डायरेक्शन हो सकती है, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। इसे समझना है कैसे फ्लो करेगा। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तो लेंजेस लॉ के हिसाब से करंट ऐसा फ्लो करेगा कि वो अपने ही कॉज को अपोज करेगा। मतलब अगर यहां नॉर्थ पोल बन रहा है तो इस यहां पे नॉर्थ बनना चाहिए। मतलब करंट ऐसा फ्लो करेगा कि जैसे आपको याद होगा क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल क्लास 10th में भी था, नहीं याद है मैं फिर से बता देता हूं। क्लॉक फेस रूल, दो तरीके के रूल होते हैं, ठीक है, कि करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है मतलब साउथ, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है मतलब नॉर्थ। इसका देखो, ये दोनों का एरो, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। साउथ में देखो इसका एरो और इसका एरो सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या बनेगा, नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ से नॉर्थ क्या होगा, रिपेल करेगा। नॉर्थ से नॉर्थ रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब वो अपने ही कॉज जो उसको बना रहा है उसको अपोज कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के लिए क्या होगा, नॉर्थ पोल बनेंगे, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो इस हिसाब से देखो करंट फ्लो कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहां लिखा भी है, देखो करंट डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, इफ नॉर्थ पोल कम्स क्लोज देन इट अपोजेस इट टू कम क्लोज। सो करंट, ये क्या है, करंट है। सो करंट will flow such that it will make north pole at its side and it will repel it। अपने ही कॉज को वो रिपेल करेगा। अच्छा, दूसरे केस में देख लेते हैं, ठीक है। दूसरे केस में अगर नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो क्या होगा, ये कॉइल है, अगर हम नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे, मतलब दिस वाज नॉर्थ पोल, दिस वाज साउथ पोल, तो यहां पे बनेगा साउथ, क्योंकि वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि रिपेल दूर जा रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वो अपने कॉज को अपोज करेगा। वो दूर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो करंट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि यहां पे साउथ पोल बनेगा जो इसको रोकेगा, क्योंकि हम इसको दूर ले जा रहे हैं। क्योंकि फ्लक्स किससे चेंज हो रहा है, दूर जाने से, तो वो अपने ही कॉज को अपोज कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा कि यहां साउथ पोल बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये वाली लाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इंड्यूस करंट, जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है कि वो अपने ही कॉज को, जो उसको बना रहा है वो उसी को तोड़ रहा है, अपने ही कॉज को वो अपोज कर रहा है, ठीक है। या उसी तरीके की बात हो गई है जैसे रियल लाइफ में कुछ बच्चे या कुछ लोग अपने ही माँ बाप के अपोज में चले जाते हैं, ठीक है। हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। चलो, अच्छा।
अच्छा, हम इसको देखते हैं। हमने पहले से पढ़ लिया E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, ये हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड के लिए, ये हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड के लिए। अब अकॉर्डिंग टू लेंजेस रूल अगर हम इसको इन्वॉल्व करें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस के डी फाई बाय डी टी। क्या हो जाएगा, लेंजेस रूल अप्लाई करने के बाद E इज इक्वल टू माइनस के डी फाई बाय डी टी। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n नंबर ऑफ टर्न्स में कुछ नहीं करना, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, माइनस के n डी फाई बाय डी टी। अगर कॉइल में n नंबर्स ऑफ टर्न है तो उसको आप सिंपल आप उसे n से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है φ1 टू φ2, फिर क्या करेंगे, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है φ1 से φ2 फिर क्या करेंगे इन टाइम t, तो यहां पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू, देखो डी फाई होता है, डी फाई बाई डी टी क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स। तो यहाँ पे चेंज आपको दे दिया, मतलब आपको लिमिट दे दी φ1 से लेके φ2 तक, तो उस केस में क्या करोगे आप, माइनस के n, ठीक है, और डी फाई की जगह आ जाएगा φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाय टी। अलग अलग वेराइटीज जिसके हिसाब से आपको क्वेश्चन आएंगे, यूज यही चीजें करनी होंगी। आपको देखना है n नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, ये फॉर्मूला लगा दो, चेंज इन फ्लक्स दिया हुआ है लिमिट, ये फॉर्मूला लगा दो, नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है, ये लगा दो, ठीक है। तो ये था अबाउट लेंजेस